नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी प्रैक्टिस सेट। क्लियर है? अगर आपने इससे पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं लगा, एक बार पिछले प्रैक्टिस सेट लगाओ और इसमें अपने नंबर काउंट करना, कितने नंबर बनते हैं, कितना इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। सही है, देख लेते हैं, शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से किस क्रमांक के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है, अर्थात निजवाचक सर्वनाम की बात की गई है। ठीक है, और लेकिन अगर हम बात कर ले सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6। और सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो संख्या होती है सर्वनाम की 11। सही है, लेकिन इसमें जो बताना है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं उनके 6 के बारे में याद रखना। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, जैसे निश्चितता का पता चले, अनिश्चयवाचक, उसका संबंधवाचक जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं, फिर उसका प्रश्नवाचक सर्वनाम, और जो सबसे लास्ट में होता है निजवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम से ही हमारा क्वेश्चन है। निजवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो अपनी स्वयं की बात करते हैं, निजी बात करते हैं, जो अपने बारे में बोलते हैं। जैसे यहां दिया गया है, सब काम मैं अपने आप ही करूंगा। सही है, या सब काम मैं अपने आप ही कर लेता हूं। ये कौन सा हमारा सर्वनाम होगा, ये हमारा निजवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला जो क्वेश्चन है, बिहारी ने सतसई लिखी में सतसई शब्द में कौन सा विशेषण है। बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, रेडीमेड क्वेश्चन है, इस तरह से ये आता रहता है। सतसई में कौन सा विशेषण है, सतसई की बात कर लेते हैं। सतसई में जो विशेषण है, इसमें समुच्चयबोधक विशेषण है। क्लियर है? लेकिन अगर बात करें हम विशेषण के भेद, तो हमारे विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के हमारे 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला हमें पता है गुणवाचक, जो गुण अवगुण दोनों बताता है। उसके बाद संख्यावाचक, उसके बाद होता परिमाणवाचक, और नेक्स्ट लास्ट होता आपका सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है? तो हमारे विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाणवाचक, परिमाण में जो होता है जितना, उतना, कितना, परिमाण वाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित, जिसमें निश्चित संख्या हो, निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वो होते हैं जिसमें संख्या निश्चित हो, ठीक है, और अनिश्चित वो होते हैं जिसमें हमारा परिमाण कैसा हो, अनिश्चित हो। ठीक है, तो याद रखना निश्चित परिमाणवाचक वो होते हैं जिसमें जो दिया गया हो निश्चित, और अनिश्चित में अनिश्चित हो जाए। जैसे इसमें दिया गया है, परिमाण की बात है, मोहन 2 किलो दूध पी गया। ये कौन सा है हमारा, कि मोहन 2 किलो दूध पी गया, ये हमारा होगा परिमाणवाचक विशेषण। अगर बात कर लेते परिमाणवाचक विशेषण का भी कौन सा भेद होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता। लेकिन अगर होता मोहन कुछ दूध पी गया, तो हो जाता अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर है? तो याद रखना, यहाँ संख्या दी है तो हमने निश्चित लगा दिया। सही है, अगर परिमाण की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है आपका, नाप तोल होती है परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट जो दिया गया है, वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, इसमें कौन सा कारक है। कारक को हम परसर्ग बोलते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, 8, जबकि सर्वनाम में कारक कितने होते हैं, 7। लेकिन अगर बात करें वास्तविक रूप से कारक कितने होते हैं, तो वास्तविक रूप से जो कारक होते हैं वो 6 होते हैं। अगर ये भी पूछा जाए कि कारक 6 किसके द्वारा माने गए हैं, तो व्यक्ति का नाम याद रखना, किशोरीदास वाजपेयी द्वारा। किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर कारकों के कितने भेद हैं, तो याद रखना 6 भेद है। कारक को क्या बोलते हैं हम, परसर्ग बोलते हैं। और दूसरा शब्द क्या होता है इनका, ये होते हैं जोड़ने वाले शब्द, अर्थात संज्ञा सर्वनाम को अन्य शब्दों के साथ जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं वही हमारे कारक होते हैं। लेकिन इसमें जो दिया गया है
वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, इसमें कौन सा कारक होगा? ठीक है, बलिदान दे दिया, सदा के लिए दे दिया, अर्थात इसमें जो हमारा कारक होगा संप्रदान कारक होगा। क्लियर है, याद रखना कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। सही है, बात कर लेते हैं जो दिया गया कर्ता कारक। इसमें चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने। करण में क्या होता है? से का बोध होता है, एक साधन का बोध होता है, जबकि अपादान में अलग होने का भाव होता है। आता तो इसमें भी से ही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया हमारा, कमला ने शांति को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप एक बार देखो इसे। इसमें कौन सी क्रिया है कि कमला ने शांति को पुस्तक दी? इसमें क्रिया पहचाननी है। ठीक है, क्रिया का मूल रूप सभी को पता है क्या होता है? क्रिया का मूल रूप धातु होता है। और क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के हमारे दो भेद होते हैं। पहला अकर्मक अर्थात बिना कर्म के, दूसरी सकर्मक अर्थात कर्म के साथ। और अब जो आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला एक कर्म और दूसरा द्वि कर्म। तो सकर्मक क्रिया के भेद भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितने होते हैं? दो, एक कर्म और द्वि कर्म। पहला वाला जो कर्म होगा उसके लिए हम क्या से प्रश्न करते हैं, और दूसरा वाला जो हमारा कर्म होगा उसके लिए हम किसे से प्रश्न करते हैं, किसे या किसने। और पहला वाला जो हमारा कर्म होगा वो हमेशा निर्जीव होता है, याद रखना, और दूसरा हमारा सजीव होता है। अब अपना क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो, कमला ने शांति को पुस्तक दी। ठीक है, पहले तो याद रखना क्या दी, तो एक कर्म मिला है क्या से? पुस्तक दी। और पहला हमारा कर्म होगा आपका निर्जीव, क्योंकि पुस्तक है। सही है, उसे उसके बाद किसे दी, तो किसे दी गई है? कमला ने शांति को दी, तो ये हो गया शांति। तो इसमें दो कर्म हो गए। ठीक है, अब हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमला ने शांति को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है? पूर्ण द्विकर्मक क्रिया है। दो क्रिया कौन कौन सी है? एक तो पुस्तक, दूसरा शांति। ठीक है, अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता ना कि इसमें पहली क्रिया बताओ, तो पहली क्रिया पुस्तक होगी और दूसरी क्रिया शांति होगी। ठीक है, क्रिया से क्वेश्चन है, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, नाम धातु जो होती है आपकी, सब क्रियाएं, जितनी प्रकार की क्रिया होती है सबको पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक, जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आते चले जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्रमांक में वाक्यागत सही विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया? अर्थात चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही विराम चिन्ह कौन सा होगा उसे देखना है। तो जो शुद्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, विराम चिन्ह के बारे में याद रखना, विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। सही है, और विराम चिन्हों का जो जन्म हुआ है, विराम चिन्हों को कहां से लिया गया है? याद रखना, ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। सही है, देखो इसमें जो दिया गया है इसका ऑप्शन जो होगा ए होगा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इसमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अन्य किसी में सही विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कृतवाच्य में नहीं है? अर्थात वाच्य से क्वेश्चन है और पूछा है कौन सा कृतवाच्य नहीं है। क्लियर है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो ये बिल्कुल कृतवाच्य है। मुझसे अब चला नहीं जाता, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौन सा वाच्य होगा? ये हमारा भाववाच्य होगा। ठीक है, वाच्य के बारे में याद रखना, वाच्य कितने भेद होते हैं? 3। और वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बने विशेषण का सही विकल्प क्या होगा? ठीक है, जो हमारा संज्ञा से बना है और सही विकल्प होगा, तो यह है हमारा जो बना हुआ है प्रत्याशा से प्रत्याशित बना हुआ है। जबकि जो दिया गया है आपका ए ऑप्शन में चमक, इसका जो हमारा विशेषण बनेगा चमकीला होगा। ठीक है, चमचम नहीं होगा, क्या होगा? चमकीला होगा। उसके बाद नेक्स्ट नमक का जो होगा इसका नमकीन होगा, शक्कर तो कोई मतलब ही नहीं बनता। उसके बाद
जो दिया गया है साहित्य, इसका होता साहित्यिक। क्लियर है? तो हमारा जो ऑप्शन था क्या था आपका, प्रत्याशा का प्रत्याशित सही विकल्प होगा। विशेषण के बारे में आपको सारी चीजें पता है, विशेषण के कितने भेद होते हैं। अगर पूछा जाए विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। क्लियर? और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा जो आंसर है देखते हैं, इसमें जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरलिंग है। फिर लिंग सा क्वेश्चन है। लिंग के बारे में आपको पता ही है कि हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुरलिंग। ठीक है? जबकि संस्कृत में लिंग के कितने भेद होते हैं, तो संस्कृत में हमारे लिंग के, संस्कृत में 3 भेद होते हैं, हिंदी में 2 होते हैं। ठीक है? संस्कृत में कौन कौन से होते हैं, स्त्रीलिंग, पुरलिंग और नपुलिंग। ठीक है? जिसे थर्ड जेंडर की बात करते हैं। उसके बाद देखते हैं इसमें जो दिया गया है पुरलिंग, आप बोलकर देख लो, कपट, यही इसका आंसर होगा। जबकि मूर्खता, ठीक है, नहीं होगा, ये हमारा स्त्रीलिंग है। सुंदरता स्त्रीलिंग है और आपका निद्रा भी स्त्रीलिंग है। सही है? तो याद रखना इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, कपट। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, शुद्ध वर्तनी बतानी। वर्तनी से तो क्वेश्चन आते ही, इसमें बताना हमारा शुद्ध वर्तनी क्या होगी। पहला जो दिया गया ऑप्शन, पुनर्वलोकन, सौंदर्य अभ्यारण और उसके बाद पुनरागमन। तो जो दिया गया है इसमें हमारा गलत होगा, अशुद्ध हमारी जो वर्तनी है, ये दिया गया पुनर्वलोकन नहीं होता, क्या होता है, पुनरावलोकन होता है। क्लियर है? ये हो जाता पुनरावलोकन, इस तरह से शुद्ध होगा। तो यही हमारा क्या है, अशुद्ध है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते अपना, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है। दिया गया ऑप्शन, पच स्वर, अग्रस्वर, अग्रसंवृत या पच संवृत। तो जो दिया गया है ये हमारा पूछा गया है जीभ के प्रयोग के आधार पर। किस आधार पर पूछा गया है, जीभ के प्रयोग के आधार पर। जो हमारे स्वर होते हैं इसके कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। पहला होता है हमारा अग्रस्वर, दूसरा होता है हमारा मध्य स्वर और तीसरा हमारा होता है पच स्वर। क्लियर है? इस आधार से पूछेंगे। इसमें जो हमारा अग्रस्वर होते हैं इसमें छोटी ई और बड़ी ई आते हैं, उसके बाद ए और आय दोनों आते हैं। मध्य स्वर में सिर्फ आता है हमारा ए, उसके बाद बाकी सब पच स्वर में आते हैं, जैसे आपका आ, दोनों ऊ, उसके बाद ओ और औ। क्लियर? और ये जो पूछा था हमारा ऊ के बारे में पूछा था, ऊ किस में आएगा, तो ये हमारा होगा पच स्वर होगा, पच स्वर में संवृत दिया गया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी। क्लियर है? याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बै का उच्चारण स्थान क्या होगा। बै का उच्चारण स्थान बताना है। पहले तो याद रखना कि हमारा जो बै है ये आपका अंतस्थ व्यंजन है। बै कैसा व्यंजन है हमारा, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है? अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। ये, रे, ले और बे, इनका क्रम भी है। ये क्या होते हैं हमारे अर्धस्वर होते हैं, पहला और अंतिम। जो रे होता हमारा ये लुंठित होते हैं, जो लुढ़कते रहते हैं। ले क्या होता हमारा, ये होता हमारा पार्श्विक स्वर, पार्श्विक स्वर नहीं, पार्श्विक व्यंजन। लेकिन इसमें जो पूछा ये तो उच्चारण के स्थान पे पूछे। ठीक है? अगर उच्चारण के स्थान पर पूछे जाए, जो हमारा सबसे पहले होता है यह होता है, यह हमारा उच्चारण के स्थान पे जो होता है, आप याद रखना, ये होता है हमारा तालु। ठीक है? उसके बाद रे हमारा उच्चारण के स्थान पे होता है दंत। उसके बाद नेक्स्ट ले दंत होता है, और ये पूछा गया था बे उच्चारण के स्थान पे क्या होता है,
दंत ओष्ठ, क्लियर है, दंत ओष्ठ होता है। इसमें जो हमारा आंसर बनेगा, आंसर नंबर बनेगा हमारा दंत ओष्ठ, सी, क्लियर है। तो याद रखना ये किस आधार पर पूछा गया था, उच्चारण के आधार पर। जो बै हो हमारा अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन के बारे में चीजें जितनी भी दी गई है याद रखना। अगर पूछा जाए कि अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, तो याद रखना ऐसे व्यंजन जो आपके स्पर्श व्यंजन के तो बाद आते हैं लेकिन संघर्ष व्यंजन से पहले आते हैं, उन व्यंजनों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। परिभाषा याद रखना अंतस्थ व्यंजन की, सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से हिंदी वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध होगा, ठीक है, अशुद्ध बताना है। पहले दिया गया है सतत, उसके बाद संग्रह, साहस और संयत। इसमें जो दिया गया है अशुद्ध होगा हमारा संग्रह, अशुद्ध होगा क्योंकि संग्रह जो लिखा जाता है इसमें जो हमारा ये आता है गैप जो रह होता है ये हिंदी वाला होता है, जबकि ये जो बनाया गया है ये हमारा संस्कृत वाला रह बनाया गया है, ठीक है। तो संग्रह में कौन सा वाला रह आता है हमारा हिंदी वाला रह आता है, पदेन रूप में जो होता है, तो यही हमारा अशुद्ध है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मधुरिमा शब्द में प्रत्यय बताना है, मधुरिमा में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय से क्वेश्चन है, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, लेकिन इसमें बताना है मधुरिमा में कौन सा प्रत्यय दिया गया है। मधुरिमा अर्थात इमा प्रत्यय होगा इसमें, सही है। प्रत्यय हमारे शब्द के अंश होते हैं जो हमारे शब्द के अंत में लगती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15, इसमें देखते हैं हमारा 15 नंबर का जो हमारा दिया गया है, पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बहुत आसान है, बिल्कुल बच्चों वाला है। पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है, परि उपसर्ग है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं, 13 दिए गए हैं। संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, तो संस्कृत में उपसर्ग होते हैं 22। उसके बाद उर्दू में जो उपसर्ग होते हैं, उर्दू में होते हैं 19, सही है। तो इसमें हमारा पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग होगा, परि उपसर्ग होगा। अगर ये पूछा जाए परि उपसर्ग कौन सी भाषा का है, तो ये हमारा संस्कृत का उपसर्ग है, क्लियर है। तो ये याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, जो मृत्यु के समीप हो के लिए एक शब्द बताना है, अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से क्वेश्चन है। जो मृत्यु के समीप हो उसे क्या कहते हैं, तो जो मृत्यु के समीप हो उसे कहते हैं आसन मृत्यु, क्या कहते हैं, आसन मृत्यु। लेकिन हमें ये अन्य भी देख लें। जो पहला ऑप्शन दिया गया है क्रीत, क्रीत क्या होता है, तो याद रखना जो खरीदा गया हो, जो खरीदा गया हो उसे क्या कहते हैं, क्रीत कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मृत्युंजय होता है हमारा, मृत्यु को जीतने वाला क्या होता है, मृत्युंजय। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है वज्रपात क्या होता है, तो वज्रपात होता है कठोर प्लस बड़ा आघात करने वाला, कठोर भी होगा और बड़ा आघात भी होगा, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं वज्रपात। जबकि हमारा क्वेश्चन क्या था, जो मृत्यु के समीप को क्या होता है, आसन मृत्यु। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना जो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंडिंग शब्द का हिंदी रूप क्या होगा, तो फाइंडिंग का जो हिंदी रूप होगा ये होता है आपका निष्कर्ष, क्लियर है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अपना 18वें नंबर का क्वेश्चन, ये हमारा शब्द युग्म है। पहला क्या है, ऐसन और आसन युग्म का सही अर्थ बताना है, अर्थात जो इसमें सही अर्थ होगा। तो याद रखना ऐसन तो होता है आपका भोजन और आसन होता है बैठने की जगह जो बैठते हैं, सही है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा, ये दिया गया है पत्र लेखन से क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें दिया गया है अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में
कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, अर्थात जो गलत होगा। सही है, तो ये याद रखना, जो हमारे अर्थशास्त्र के पत्र होते हैं इनकी जो भाषा होती है कैसी होती है, इनकी भाषा गोपनीय होती है। अर्थशास्त्र के पत्र की भाषा कैसी होती है, गोपनीय होती है। पहला देख लेते हैं, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, अनौपचारिकता का पुट होता है। हाँ, अनौपचारिकता का पुट होता है तो बातें की जाती है। सही है। आगे क्या दिखा, इसमें एक मैत्री अर्थात मित्रता का भाव होता है। हाँ, बिल्कुल सही होता है, ये भी सही है। उसके बाद यह पत्र उत्तम पुरुष शैली अर्थात मैं शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, ये भी सही है। जब 3 सही है तो ये अपने आप ही गलत हो जाएगा। सही है। इसमें जो दिया गया है देख लेते हैं, जो इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया था कि पत्र पाने वाले अधिकारी द्वारा निजी रुचि लेकर कार्य पूरा करवाने का आग्रह किया जा सकता है। हाँ, बात तो की जा सकती है, लेकिन कार्य करवाने का, कि नया कार्य करो या अगला कार्य करो, इसका आग्रह नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, परिपत्र। ये भी हमारा पत्र लेखन से है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। पत्र लेखन से क्वेश्चन अब आते हैं। जो दिया गया हमारा परिपत्र, इसे और क्या कहते हैं, परिपत्र को सर्कुलर पत्र भी कहते हैं, इसे गस्ती पत्र भी कहते हैं, अर्थात ये जिस जगह से शुरू होता है वापस उसी जगह आ जाता है। ऐसा पत्र जो जिस जगह से शुरू हो वापस उसी जगह आ जाए क्या कहता है, कहलाता है परिपत्र कहलाता है। ठीक है, इसमें जो हमारा दिया गया है क्या बताना है, परिपत्र में सम्मिलित हो सकता है आदेश होता है, क्योंकि इसमें चीजें दी जाती हैं। ठीक है, कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, आप इस तारीख तक ज्वाइन कर लो। उसके बाद शासकीय पत्र होता है, हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद ज्ञापन तो दिया जाता है कि किस बारे में, और लास्ट क्या दिया गया है, सभी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संधि से दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा संधि से दिया गया है, देख लेते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 21, किस क्रमांक में मधु आचार्य की शुद्ध संधि होगी। मधु आचार्य, पहले तो संधि याद रखना कि इसमें मधु आचार्य में कौन सी संधि है, ये हमारी यण संधि। लेकिन इसका जो हमारा शुद्ध रूप होगा वो आपको याद रखना है। इससे पहले आपको जो याद रखना है कि संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और उसके बाद विसर्ग संधि। बात कर लेते हैं स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि, वृद्धि संधि, अयागी संधि और यण संधि। और यण संधि से ये हमारा क्वेश्चन है, किस क्रमांक में मधु आचार्य का सही संधि हुआ, इसमें हुआ मध्वाचार्य, मधु प्लस या मधुधन आचार्य। सही है। उसके बाद देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्यार्पण शब्द किससे बना है, अर्थात प्रत्यार्पण में कौन सी संधि होगी। तो संधि याद रखना, प्रत्यार्पण में संधि जो होगी हमारी, इसमें होगी यण संधि। संधि कौन सी है, यण संधि है। ठीक है, लेकिन जो शुद्ध रूप से इसका विच्छेद किया गया है ये है प्रतिधन अर्पण, प्रत्यार्पण। ठीक है, हर टॉपिक से अपने क्वेश्चन होने हैं, आप अपनी प्रैक्टिस करो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।